नमस्कार। 100 डेज चैलेंज की इस नए वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आधुनिक छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक छत्तीसगढ़ में हम मराठा शासन पार्ट 1 के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, इससे पहले मैं आपको प्राचीन छत्तीसगढ़ पढ़ाया, फिर मध्य छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ाया। आज हम आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास आज से स्टार्ट करेंगे। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यदि सीजीजीएस में हिस्ट्री से पूछेगा तो वो आधुनिक छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन होगा। ठीक, तो आपको आधुनिक छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन आपको नहीं छोड़ना है, स्किप नहीं करना है। ठीक है जी, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। आधुनिक छत्तीसगढ़ में मराठा शासन, मराठा शासन छत्तीसगढ़ में मराठा शासन है ना, 1741 ईस्वी से लेकर के 1854 ईस्वी तक। इस बीच में हमारे छत्तीसगढ़ में मराठा शासन प्रत्यक्ष ढंग से भी हुआ, अप्रत्यक्ष ढंग से भी हुआ। हमको दोनों चीजों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अप्रत्यक्ष ढंग से हुआ तो कैसे हुआ और प्रत्यक्ष ढंग से हुआ तो फिर कैसे हुआ, ये भी एक एक चीजों को बारीकी से समझते हुए चलना है। ये देखो, ये डेट आप ध्यान में रखो। 1741 से लेकर के 1758 ईस्वी तक हमारे छत्तीसगढ़ में अप्रत्यक्ष मराठा शासन चला था। ठीक, अप्रत्यक्ष ढंग से मराठा शासन लागू हुआ था। ये डेट पूछा जाता है आपको कि छत्तीसगढ़ में कब से कब अप्रत्यक्ष ढंग से मराठा शासन लागू हुआ या कब से कब प्रत्यक्ष मराठा शासन लागू हुआ था। तो ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब हम देखते हैं कि अप्रत्यक्ष मराठा शासन हमारे छत्तीसगढ़ में आया कैसे। ठीक, तो इसका पूरा हम पृष्ठभूमि समझ लेते हैं ताकि हमको रटना ना पड़े। ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़। सपोज दैट ये है हमारा रतनपुर। अब देखो, नागपुर में एक घटना घट रहा है अभी इसी बीच। नागपुर में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है रघु जी फर्स्ट या रघु जी प्रथम। रघु जी प्रथम को उस समय का जो मराठा छत्रपति जो होते हैं, साव जी बोलते हैं जिन्हें, प्रधानमंत्री एक प्रकार से मराठों का, है ना, वो इन्हें सेना सूबा नियुक्त करता है। ठीक, एक सूबेदार के रूप में इसको नियुक्त करता है। और आप रघु जी प्रथम हम मराठों को हर साल 9 लाख रुपया टैक्स दोगे। कितना टैक्स मांग रहे हैं देखो, 9 लाख, 9 लाख आपको टैक्स देना है। और 10,000 सैनिक, 10,000 सैनिक या सोल्जर एनी टाइम आपको एक्टिव रखना है, क्योंकि कभी भी हम आक्रमण कर सकते हैं या कभी भी किसी भी टाइप के युद्ध में हमको जाना पड़ सकता है। रघु जी प्रथम बोलता है ठीक है, लेकिन रघु जी प्रथम के सामने एक बड़ा दिक्कत आता है कि 9 लाख रुपया टैक्स देना है, 10,000 रुपये, 10,000 हमको सैनिक रखना है स्थायी ढंग से, और सारे सैनिकों को हमको पेमेंट भी करना है। तो इतनी सारी चीजों के लिए उन्हें बहुत ज्यादा कर्ज लेना पड़ता था आसपास, और उसका पद में भी बना रहना ना भाई उसको। तो ये रघु जी प्रथम क्या बोलता है, इसका एक सेनापति होता है, इसका सेनापति, सेनापति का नाम है भास्कर पंत। ये आदमी को मत भूलना। ठीक, भास्कर पंत, भास्कर पंत को बुलाता है रघु जी प्रथम और कहता है कि भास्कर पंत जी, आप जाइए आसपास के साम्राज्य को लूटिए या वहां पे हमारा साम्राज्य विस्तार कीजिए और वहां से आप टैक्स लाइए, टकोली के रूप में वहां से आप वहां से पैसा वसूलिए, ताकि हम ये जो 9 लाख रुपया वाला जो हम जो टैक्स पटाते हैं मराठों को, उनको हम दे पाए। भास्कर पंत जी बोलते हैं ठीक है, किस दिशा पे जाऊं? तो बोलते हैं काम करो ना, आप पूर्व दिशा की ओर जाओ, सुने हैं बंगाल उड़ीसा के शासक थोड़े से बहुत पैसे वाले हैं। तो बोलते हैं ठीक है, भास्कर पंत यहां से निकल गए उड़ीसा के लिए, उड़ीसा, बंगाल, इन सब पे अपना साम्राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से। ठीक, लेकिन बीच में क्या पड़ गया जी, रतनपुर। अब भास्कर पंत बोलता है रतनपुर भी तो संपन्न ही दिख रहा है। ठीक, जिस समय रतनपुर में भास्कर पंत आक्रमण करने वाला होता है वो समय है 1741 ईस्वी। ठीक, और 1741 ईस्वी में रतनपुर का शासक होता है रघुनाथ सिंह। ये ध्यान में रखो, रघुनाथ सिंह। और रघुनाथ सिंह का बेटा मरा हुआ, बेटा जो है इसका जो इकलौता बेटा हो चुका, इकलौता जो बेटा होता है
ये उनका कुछ ही टाइम पहले मृत्यु हो चुका होता है, पुत्र वियोग में डूबा होता है ये। इसी चीज का फायदा उठाता है भास्करपन। ठीक, एक सेकंड। इसी चीज का फायदा उठाएगा भास्कर पंत। रघुनाथ सिंह कमजोर पड़ चुका होता है, भास्कर पंत आएगा रतनपुर में, रघुनाथ सिंह के ऊपर करेगा अटैक, लेकिन रघुनाथ सिंह किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं करता। भास्कर पंत को यह बोलता है रघुनाथ सिंह कि भास्कर पंत जी, हमें किसी भी टाइप का युद्ध नहीं चाहिए, एक काम करता हूं, मैं आप लोगों के अधीन में रह करके शासन कर लूंगा, ठीक, और मैं अपना आत्मसमर्पण करता हूं आप शासकों के सामने। ठीक है, तो मराठों के अधीन पहला कलचुरी शासक कौन हुआ था? रघुनाथ सिंह जी। ये क्वेश्चन पूछता है, ध्यान में रखिए। मराठों का पहला आक्रमण छत्तीसगढ़ में कब हो रहा है? 1741 ईस्वी में। ठीक, कौन कर रहा है? भास्कर पंत। ये पूछेगा आपको कि कौन सा मराठा सेनापति है जिन्होंने छत्तीसगढ़ में सबसे पहली बार आक्रमण किया था, तो ये भास्कर पंत को आपको नहीं भूलना है। ठीक, किन शासकों के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं? कलचुरी वंश के शासकों के ऊपर। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा आपको कि जब मराठा सेनापति भास्कर पंत छत्तीसगढ़ में आक्रमण किया 1741 ईस्वी में, उस समय छत्तीसगढ़ में किस वंश का शासन था? ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, तो ध्यान में रखिए आप, कलचुरी वंश का शासन था जब मराठों का आक्रमण हुआ था। ठीक, कब हुआ था ये डेट ध्यान में रखिए, 1741 ईस्वी, आपको नहीं भूलना। ठीक, अब क्या होता है, भास्कर पंत यहाँ पे अटैक किया, अटैक करने के बाद सारा खजाना लूट लेता है और इनके ऊपर टैक्स लगा देता है और ये बोलते हैं कि मैं आपके अधीन में रह करके काम करूंगा। भास्कर पंत कहता है कि ठीक है, आप अधीन में रह करके काम तो करोगे, लेकिन मैं यहाँ पे एक आदमी छोड़ के जा रहा हूं जिसका नाम है कल्याणगिरी गोसाई। कल्याणगिरी गोसाई। ठीक, आज के बाद रघुनाथ सिंह जी बिना इस कल्याणगिरी गोसाई से पूछे अपने साम्राज्य में किसी भी प्रकार का काम आप नहीं करोगे। बोलता है ठीक है, अधीन है, तो इससे पूछे बगैर तो काम नहीं करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जब प्रथम बार मराठा आक्रमण हुआ था हमारे छत्तीसगढ़ में, तो भास्कर पंत ने किस व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके बंगाल के लिए निकल चुका था, या बंगाल अभियान में निकला था? ये व्यक्ति का नाम ध्यान में रखना, कल्याणगिरी गोसाई को। ठीक, यहां तक के समझ में आया का? ये हम पढ़ रहे हैं अप्रत्यक्ष मराठा शासन 1741 से 1758। ये अप्रत्यक्ष मराठा शासन का पृष्ठभूमि है। 1741 में अप्रत्यक्ष मराठा शासन अब लागू हो गया। अब हम 1741 से 58 के बीच में क्या कौन सी घटना होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। मैंने आपको बताया था रघुजी प्रथम के बारे में। इसी का सेनापति होता है भास्कर पंत। रघुजी प्रथम का 4 बेटा होता है, टोटल 4 पुत्र। 4 पुत्र में से एक बेटा होता है बिंबा जी। अब बिंबा जी क्या करेगा? रघुजी तृतीय क्या रघुजी फर्स्ट क्या बोलता है कि मेरे 4 बेटे हैं और मेरे मृत्यु के बाद चारों बेटों में उत्तराधिकारी को लेकर के किसी भी प्रकार की युद्ध ना हो या लड़ाई ना हो, ऐसा सोच करके चारों बेटों को अपना साम्राज्य का अलग अलग हिस्सा दे दिया होता है। ठीक, इसी बीच में बिंबाजी भोसले को मिलता है हमारा छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र। रघुजी प्रथम बोलते हैं कि आप जाइए और आप छत्तीसगढ़ वाला साम्राज्य हम आपको देते हैं बंटवारे में, आप वहां रह करके शासन करना। बिंबाजी भोसले बोलते हैं कि ठीक है। ये ध्यान में रखिए आप, बिंबाजी भोसले, ये नाम नहीं भूलना इस आदमी का, है ना। ये बात कब हो रही है? रघुजी प्रथम के समय। 1755 में एक घटना घटती है। 1755 ईस्वी में रघुजी प्रथम का हो जाता है मृत्यु। ठीक, अब मृत्यु तो हो गया, नागपुर के गद्दी पे रघुजी प्रथम का बड़ा बेटा बैठा होता है और बिंबाजी भोसले, अब सारे बच्चे अपने अपने साम्राज्य चले जाते हैं। जब पिताजी तो रह नहीं, एक काम करते हैं, हम अपना अपना साम्राज्य देखते हैं ज्यादा बेटा। ठीक, ठीक 2 साल बाद, रघुजी प्रथम के मृत्यु के ठीक 2 साल बाद 1757 ईस्वी में नागपुर से आ रहा है एक राजा रतनपुर में शासन करने। ठीक, रतनपुर में शासन करने, नाम है इनका बिंबाजी भोसले। ठीक,
कब आ रहे हैं? ध्यान में रखिए, बिंबाजी भोसले सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में कब आगमन हुआ पूछेगा, ये डेट पूछेगा आपको, ये डेट आपको नहीं भूलना है। 1757 में छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन हुआ है बिंबाजी भोसले का। ठीक है, अब बिंबाजी भोसले आता है, बोलता है ठीक रतनपुर में, और हमारा जो साम्राज्य विस्तार है रतनपुर के साथ साथ रायपुर वाले भी क्षेत्र में है। हाँ है, तो एक काम करो, आज के बाद कोई हमारे अधीन में रह करके काम नहीं करेगा। जितना भी कलचुरी शासक है सबको उसको राजगद्दी से हटा दो, क्योंकि आज के बाद मैं इस रतनपुर या इस छत्तीसगढ़ वाले साम्राज्य का शासक हूँ। ठीक, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक कौन है ये पूछेगा आपको। प्रथम मराठा शासक कौन बन गया? बिंबाजी भोसले। ध्यान में रखो, छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक रतनपुर के राजगद्दी पे बैठेगा, और रायपुर वाले जो अमर सिंह जो बैठा रहता है उसको भी राजगद्दी से हटा देता है, और बोलता है कि रायपुर और रतनपुर दोनों को मिला करके अकेला मैं शासन करूंगा। कौन? बिंबाजी भोसले। एक प्रशासनिक सुधार भी हुआ ना कि रायपुर और रतनपुर वाले क्षेत्र का एकीकरण करके शासक बिंबाजी भोसले शासन कर रहा है, छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक। अब चूंकि देखो अभी तक रायपुर और रतनपुर के जो शासक थे वो मराठों के अधीन में रह करके काम कर रहे थे, इसका मतलब अभी तक मराठा शासन अप्रत्यक्ष ढंग से चल रहा था। ठीक, 1757 में बिंबाजी भोसले आते हैं और सारे लोगों को गद्दी से हटा देते हैं। इसका मतलब बिंबाजी अब क्या मराठा शासक है, तो प्रत्यक्ष बोल सकते हैं कि हम इसको, अब ये बोलते हैं कि मैं खुद राजा बनूंगा, तो प्रत्यक्ष तौर पे मराठा शासन लागू हो गए। बात है 1758 की। ठीक, इतना सारा प्रशासनिक काम करेंगे तो थोड़ा समय लगता है ना। तो 1758 ईस्वी में बिंबाजी भोसले रतनपुर के गद्दी पे बैठता है और प्रत्यक्ष ढंग से मराठा शासन लागू करता है। ये दोनों डेट आपको नहीं भूलना है। कब आया? 1757 में। राजगद्दी पे कब बैठ रहा है? 1758 में। जब ये राजगद्दी पे बैठेगा उस दिन से छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन लागू हो जाता है। ये भी ध्यान में रखिए। ये पूछेगा आपको कि छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम प्रत्यक्ष मराठा शासन कब लगा? 1758 में। और प्रथम मराठा शासक कौन? बिंबाजी भोसले। या ऐसा भी पूछ सकता है किस मराठा शासक के राजगद्दी पे बैठने के बाद छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन लागू हो गया? तो ध्यान में रखिए आप, बिंबाजी भोसले। इतना चीज आपको ध्यान में रखना है प्रत्यक्ष मराठा शासन को लेकर के। ठीक, अब हम आगे पढ़ेंगे। बिंबाजी भोसले ने राजा बन गया, मराठा शासक बन गया। अब बिंबाजी भोसले हमारे छत्तीसगढ़ में मराठा शासक बनने के बाद कौन कौन सा विशेष काम करता है, ये सारी चीजों के बारे में डिटेल से पढ़ते हुए चलना है। ठीक, बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक। शासनकाल 1758 ईस्वी से लेकर के 1758 से लेकर के 1787 तक। ठीक, ये भी चीज आपको बता दूं, बिंबाजी भोसले के ही शासनकाल को प्रत्यक्ष मराठा शासनकाल कहा जाता है। 1758 से लेकर के 1787 ईस्वी तक, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब बिंबाजी भोसले के बारे में हमको क्या क्या चीज पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। सबसे पहला, ये छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक होते हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक। और विशेष कुछ खास है क्या? दूसरा, इसका राजधानी भी तो पूछ सकता है ना, क्योंकि दो शाखा थे रतनपुर और रायपुर। तो बिंबाजी ने किसको राजधानी बनाया? तो ये राजधानी बनाता है रतनपुर को। ठीक है जी, रतनपुर को राजधानी बनाता है। इनकी 3 पत्नियां होती हैं। पत्नी, तीनों पत्नी इंपॉर्टेंट है। एक का नाम आनंदीबाई, दूसरे का नाम उमाबाई, तीसरे का नाम रमाबाई। आनंदीबाई, उमाबाई, रमाबाई, इनके तीनों पत्नी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। अब साथ ही साथ इसके दीवान के बारे में हम पढ़ेंगे। दीवान क्या होता है? जब बिंबाजी भोसले सबसे पहली बार रतनपुर आते हैं तो अपने दीवानों के माध्यम से साम्राज्य को ऑपरेट कर रहा होता है।
उसमें से एक दीवान होता है नीलकंठ। ठीक, ये नीलकंठ को दीवान बनाया होता है। दीवान का काम क्या होता है? प्रशासनिक कार्य को ठीक ढंग से ऑपरेट करना और राजस्व वसूलना। ठीक, यही काम था उस टाइम में। नीलकंठ इस दीवान वाले पद में ठीक से काम नहीं करता है, तो उसके बाद क्या करते हैं, बिंबाजी भोसले इस नीलकंठ को अपने पद से हटा देते हैं और दूसरा दीवान बनाते हैं घोड़ो महादेव को। घोड़ो महादेव ये पूछेगा आपको, यदि आपको दीवान का नाम पूछे, बिंबाजी भोसले के दीवान का नाम क्या था, ये दो नाम ध्यान में रखो, लेकिन आपको यदि दोनों ऑप्शन में दिया है तो आपको घोड़ो महादेव लेना है आंसर। ठीक है, इतना चीज आपको पढ़ना है। इसके समय में कुछ विशेष कार्य भी हैं, वो विशेष कार्य भी पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना जान लो, बिंबाजी को एक बार रिपीट करते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक, शासनकाल 1758 से 1787 ईस्वी। राजधानी बनाता है रतनपुर को। इनकी 3 पत्नियां थी, आनंदीबाई, उमाबाई, रमाबाई। ये साम्राज्य ऑपरेट करने के लिए, प्रशासनिक कार्य के लिए कुछ व्यक्ति लेकर के आए रहते हैं नागपुर से, जिसमें से एक दीवान नीलकंठ, लेकिन दीवान नीलकंठ ठीक से काम नहीं करता, तो उसके जगह में हटा के बना देते हैं घोड़ो महादेव को। ये इनका प्रमुख या परमानेंट दीवान होता है। ठीक, इसके समय में एक विशेष कार्य क्या कि एक यात्री आया होता है लैकी नाम का। लैकी नाम का यूरोपीय यात्री आता है। ठीक, ध्यान में रखिए, बिंबाजी भोसले के शासनकाल में कौन सा यूरोपीय यात्री रतनपुर का यात्रा किया था? इनका नाम है लैकी। ठीक, अब इनकी पत्नी के बारे में जान लो। होता क्या है, जब बिंबाजी भोसले की मृत्यु हो जाती है 1787 में, तो राजगद्दी जो संभालेगी वो आनंदीबाई होती है। ठीक, उमाबाई पति के साथ सती हो जाती है, बिंबाजी के साथ सती हो जाती है, और रमाबाई पति वियोग में वन चली जाती है। वन चली जाती है। उमाबाई पति के साथ सती हो जाती, इस बात का प्रमाण हमको ऐसा मिलता है कि रतनपुर में आज भी आपको कई सारे सती चौरा मिल जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये भी है कि मराठा शासन काल में सती प्रथा थी, सती प्रथा लागू था या सती प्रथा चलता था। ठीक, तो ध्यान में रखिए, इतना चीज समझ में आया कि बिंबाजी भोसले के बारे में। अब हम इसके कुछ निर्माण कार्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, निर्माण, विशेष निर्माण या विशेष कौन कौन से इन्होंने कार्य करवाए हैं, वो सारी चीजें। सबसे पहला, रतनपुर में एक न्यायालय बनवाता है, कोर्ट। ठीक, दूसरा, इसी रतनपुर में, ये जितना भी चीज मैं आपको बताऊंगा वो सारा रतनपुर का ही निर्माण कार्य होगा। ठीक है, इसी रतनपुर में एक तो न्यायालय बनवा दिया, दूसरा ये बनवाते हैं राम टेकरी में राम मंदिर, राम टेकरी पहाड़ी पर राम मंदिर। ये इनका निर्माण कार्य पूछेगा जी आपको अक्सर। ठीक है, और साथ ही साथ रतनपुर में बनवाता है खंडोवा मंदिर। और क्या बनवाएगा, तो ये क्या करता है, इसका ना सेना होता है, सेना, उस सेना का एक सेनापति होता है महमूद खान। महमूद खान या महमूद खां, नाम से पता चल रहा है मुसलमान है। अब क्योंकि महमूद खां का जो सेना होता है या मोहम्मद खां तारन का जो सेना होता है, ये तमाम प्रकार की विद्रोह को दबाने के लिए बिंबाजी के शासनकाल में बहुत सारा विद्रोह हुआ था। अब बिंबाजी के बारे में पढ़ोगे तो वो साम्राज्य विस्तार नहीं किया था, लेकिन हाँ, इनके शासनकाल में हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारा विद्रोह हुआ था, जमींदार लोग विद्रोह किए थे। उसको दबाने के लिए मोहम्मद खां या महमूद खां तारन एक सैन्य सहायता किया था। ठीक, इससे खुश होकर के बिंबाजी ने रतनपुर में इन महमूद खां या मुसलमान सैनिकों के लिए एक मस्जिद बनवाता है। ये भी ध्यान में रखो, एक मस्जिद बनवाया था। ठीक है जी, साथ ही साथ रतनपुर का जो किला है उसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरा आसपास ऐसा खाई बनवा देता है। ठीक, इतना चीज आपको समझ में आया क्या? अब देखो, रतनपुर में एक किला है, उस किले में एक दरवाजे का निर्माण करवाता है जिसका नाम है सेमर दरवाजा। इतना सारा निर्माण कार्य करवा रहा है, एक न एक पूछेगा ही पूछेगा। ठीक, सेमर दरवाजे का निर्माण करवाता है। साथ ही साथ रायपुर में, ये रतनपुर का हो गया पूरा,
ठीक, ये पूरा रतनपुर का है। अब रायपुर का पढ़ लेते हैं कि रायपुर में क्या क्या बनवाया। सबसे पहला चीज, दुधाधारी मठ का नाम आप सभी ने सुना होगा, दुधाधारी मंदिर या दुधाधारी मठ। ठीक, इस दुधाधारी मठ का जीर्णोद्धार करवाते हैं वो, जीर्णोद्धार। अच्छा, इस मंदिर को बनाया किसने था? तो महंत बाल भद्रदास ने, 17वीं शताब्दी में, है ना। ये भी ध्यान में रखना, दुधाधारी मंदिर का जीर्णोद्धार करवा रहा है बिम्बाजी भोसले जी। साथ ही साथ रायपुर में एक महाराजा तालाब खुदवाता है। और क्या? अमरकंटक, सभी ने सुना होगा, अमरकंटक से एक नदी निकलती है, मोस्ट फेमस नदी नर्मदा नदी। इस अमरकंटक में नर्मदा नदी के ठीक सामने परिसर में एक नर्मदा कुंड बनवाता है। आज भी आप जाओगे तो वो मिल जाएगा आपको, नर्मदा कुंड। ठीक, अमरकंटक नदी के, अमरकंटक में बहने वाली, यहाँ से बहने वाली प्रमुख नदी नर्मदा, और नर्मदा मंदिर के ठीक सामने परिसर में नर्मदा कुंड बनवा रहा है कौन? बिम्बाजी भोसले। इतना सारा इसका निर्माण कार्य है। एक बार फिर से पढ़ो, रतनपुर में एक न्यायालय बनवाएगा, राम टेकरी पहाड़ी में राम मंदिर बनवाता है, खंडोबा मंदिर बनवाएगा, महमूद खां नाम के, मोहम्मद खां तारन नाम के व्यक्तियों, जो मुसलमान सैनिक थे, इन्हें काफी सारे विद्रोह में सैन्य सहायता दिया था, तो उनके नाम से एक मस्जिद भी बनवाते हैं। रतनपुर के किला में दरवाजा बनवाता है, सेमर दरवाजा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेमर दरवाजा। ठीक, रायपुर में दो चीज, दुधाधारी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाएगा और महाराजा तालाब बनवाएगा। साथ ही साथ अमरकंटक में नर्मदा कुंड का भी निर्माण करवाता है, अमरकंटक में। ठीक, ये जो महमूद खां तारन जो होता है ना, ये जब सैन्य सहायता देता है तो इसको उपहार स्वरूप, इनको उपहार स्वरूप मदनगढ़ किले के साथ 5 गांव दान में देता है। ये पूछ चुका है मदनगढ़ किला कि बिम्बाजी भोसले ने किस व्यक्ति को मदनगढ़ किले के साथ 5 गांव दान में दिया था। ये महमूद खां तारन को मत भूलना, क्यों? या मोहम्मद खां तारन। ठीक है, ये सैन्य सहायता किया था। आपको बिम्बाजी के बारे में इतना, ये सारी चीजें आपको बिम्बाजी के बारे में पढ़ना है। ठीक, और साथ ही साथ एक दो कार्य और कर रहे थे, जैसे कि सांस्कृतिक कार्य, विजयदशमी के दिन सोनपत्र देना है, और गणेश पर्व मनाने का भी स्टार्ट करवाए थे रतनपुर में। ये कुछ 2-4 चीजें हैं, पूछा नहीं जाता लेकिन पूछ देगा तो उसके लिए। इसका शासनकाल आपको समझ में आया क्या? 1758 से लेकर के 1787। क्या होता है 1787 ईस्वी में एक विशेष घटना, क्या कि बिम्बाजी का हो जाता है मृत्यु। ठीक, बिम्बाजी का मृत्यु कब हो रहा है? 1787 में। तो बिम्बाजी मरने से पहले इसका कोई बेटा नहीं होता है, निसंतान होता है। अब इतना बड़ा साम्राज्य, रतनपुर जैसे साम्राज्य को चलाना है इनको, तो ये क्या करेगा? एक उत्तराधिकारी चुनेगा, और अपना बड़ा भाई का एक बेटा होता है चिमणा जी, चिमणा जी। ठीक, चिमणा जी को ये गोद लेगा और ये बोलेगा कि 1788 से 88 ईस्वी तक इनका शासनकाल है। देखो, बिम्बाजी भोसले उत्तराधिकारी के रूप में चिमणा जी को गोद ले रहा है, अपना बड़ा भाई का बेटा है ये। ठीक, उसका बड़ा भाई का बेटा है बिम्बाजी का, और ये चिमणा जी महाराज जैसे ही बैठता है राजगद्दी पे, इसको षड्यंत्र तरीके से या रहस्यमय तरीके से इसकी मृत्यु हो जाती है। हो सकता होगा कोई चाह रहा होगा या चाह रहा होगी कि चिमणा जी जो है शासक मत बने करके। ठीक, लेकिन ये 1 साल शासन करता है जी, 1787 से 1788 के बीच, बिम्बाजी की मृत्यु के बाद। इसी बीच में एक ये विशेष कार्य करता है, सिरपुर में गंधेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाता है। ठीक, मात्र एक काम, सिरपुर में गंधेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाएगा चिमणा जी। पूछ चुका है क्वेश्चन, सिरपुर के गंधेश्वर महादेव मंदिर को किसने बनवाया था? चिमणा जी ने। कौन से वंश थे या कौन से शासक थे? मराठा शासक। ठीक,
अब क्या होगा, मैंने आपको बताया इनके 3 पत्नियों के बारे में, है ना। उमाबाई तो सती हो गई पति के साथ, रमाबाई तो वन चली जाती है, बच गई कौन, आनंदी बाई। ठीक, चिमणा जी की मृत्यु हो गया, चिमणा जी को रहस्यमय तरीके से मार दिया जाता है। बात है कब, 1788 ईस्वी की। जब चिमणा जी का मृत्यु हो जाता है तो रतनपुर के राजगद्दी पे बैठती है आनंदी बाई। ये ध्यान में रखो, आनंदी बाई राजगद्दी पे बैठेगी आनंदी बाई, और 1801 तक साम्राज्य को ऑपरेट करेगी रतनपुर का। चिमणा जी का मृत्यु हो जाता है, राजगद्दी पे बैठती है आनंदी बाई। अब आनंदी बाई राजगद्दी पे बैठी तो नागपुर के जो भोसला शासक थे उस समय का जो नागपुर का भोसला शासक था रघुजीत तृतीय, उसको ये चीजें अच्छा नहीं लगता। बोलते कि हमारा क्षेत्र, अच्छा आनंदी बाई क्या करती है कि अपने आप को स्वतंत्र शासिका घोषित कर देती है, 1 भी रुपए का टैक्स वो नागपुर नहीं भेजती। तो बोलते हैं ठीक है, रघुजीत हट क्या करेगा यहाँ पे, हाँ, रघुजी हट सॉरी द्वितीय, इसका भाई होता है चिमणा जी। चिमणा जी को भेजा होता है लेकिन रहस्यमय तरीके से मौत हो जाता है। इसका एक और भाई होता है वेंको जी, वेंको जी भोसले। वेंको जी भोसले को कहता है कि वेंको जी भोसले आप जाइए, आनंदी बाई को उसको पद से हटाइए और आप वहां पे साम्राज्य ऑपरेट कीजिए या शासन क्षेत्र चलाइए। वेंको जी भोसले बोलते कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे नागपुर में रह के शासन करना है, वहीं पे मजा आ रहा है मेरे को नागपुर में। तब रघुजी तृतीय बोलता है यार ऐसे में तो नहीं चलेगा। एक यशवंत कालू नाम का कोई सूबा को आनंदी बाई को समझाने के लिए भेजा होता है। आनंदी बाई नहीं समझती है और यशवंत कालू के साथ उनका युद्ध होता है, उसमें यशवंत कालू हार जाता है, आनंदी बाई जीत जाती है। रघुजी द्वितीय समझते इतना आसान नहीं है, तो ये क्या करेगा, एक व्यक्ति को बुलाएगा जिसका नाम है महिपत राव दिनकर। ठीक, महिपत राव दिनकर, रघुजी द्वितीय बुला रहा है महिपत राव दिनकर को और बोलता है कि महिपत राव दिनकर जी आप जाइए, आनंदी बाई से कन्विंस कीजिए, उनको समझाइए मराठों, नागपुर का जो शासक है मराठा उसकी अधीनता स्वीकार करे। ठीक, महिपत राव दिनकर आता है आनंदी बाई के पास और आनंदी बाई को समझाता है, साम दाम दंड भेद हर चीज का पैतरा अपनाता है, तब जाकर आनंदी बाई मान जाती है और बोलती है कि ठीक है लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे से पूछे बगैर जो आप आए हो महिपत राव दिनकर जी सूबादार बन के या सूबेदार बन के, ठीक, मेरे से बगैर पूछे आप इस रतनपुर में कोई भी काम नहीं करेंगे। महिपत राव दिनकर बोलता है कि ठीक है, लेकिन उसके लिए महिपत राव दिनकर भी कहता है आप जो बोलोगे वो काम तो मैं करूंगा आपके परमिशन से, लेकिन मुझे एक बार नागपुर के शासकों से भी एक बार उस चीज के लिए पूछना पड़ेगा। बोलता है ठीक है जैसी आपकी इच्छा। तो आनंदी बाई अब राजगद्दी पे तो बैठ गई है, तो क्या हम इसको द्वितीय महिला शासिका बोल सकते हैं क्या, द्वितीय महिला शासिका बोलोगे सर, द्वितीय महिला शासिका क्यों, तो जब मैं आपको काकतीय वंश पढ़ाया था ना तो उसमें बताया था प्रथम महिला शासिका के रूप में कौन बैठी थी राजगद्दी पे, प्रफुल्ल कुमारी देवी, काकतीय वंश की। और मराठा शासकी, मराठा में जो बैठ रही है आनंदी बाई, ये हमारे छत्तीसगढ़ की द्वितीय महिला शासिका है। ये पूछेगा क्वेश्चन आपको, प्रथम महिला शासिका को बहुत बार पूछ चुके हैं, द्वितीय महिला शासिका को नहीं पूछे, पूछ दे हो सकता है, ध्यान में रखना आनंदी बाई छत्तीसगढ़ की द्वितीय महिला शासिका है। अच्छा, इसके शासनकाल में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में पहली बार कोई सूबेदार नियुक्त होकर के आ रहा है 1788 ईस्वी में, नाम है उसका महिपत राव दिनकर। ये नियुक्त होकर आया है ना, अभी सूबा शासन चालू नहीं हुआ है। अब क्या करेगी, अब थोड़ा सा हम इनको साइड में कर देते हैं, महिपत राव दिनकर वेंको जी भोसले को। आनंदी बाई अभी 1788 से 1801 ईस्वी के बीच में अपना शासन चला रही है। अपने शासन या अपने कार्यकाल में ये कौन कौन सा काम करेगी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, कौन कौन सा विशेष काम करती है उसके बारे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले रतनपुर में बैठी है तो रतनपुर में बनवाएगी, कुछ ना कुछ तो अच्छा बनवाएगी। ठीक, ये क्या करेगी, राम टेकरी जो मंदिर है,
राम टेकरी पहाड़ी पे जो राम टेकरी मंदिर, राम मंदिर है, राम टेकरी का राम मंदिर, वहां पे अपने पति बिम्बा जी भोसले का एक मूर्ति बनवाती है। बिम्बा जी का मूर्ति, हाथ जोड़ा हुआ मूर्ति। आज आप भी जाओगे राम टेकरी मंदिर रतनपुर का, तो वहां पे बिम्बा जी का एक मूर्ति मिलेगा, ऐसा हाथ जोड़ा हुआ, काले पत्थर का मूर्ति होगा वो मूर्ति देख के आप समझ जाना कि वो बिम्बा जी का मूर्ति है। ठीक, साथ ही साथ रतनपुर के पास में एक गांव है रानी गांव। इस रानी गांव में वो रानी तालाब बनवाती है। ठीक, उसके साथ ही साथ ये संगमेश्वर मंदिर का निर्माण करवाती है। संगमेश्वर, ठीक है जी। ये तीन चीजें हैं जो आपको आनंदीबाई के बारे में पढ़ना है। छत्तीसगढ़ की द्वितीय महिला शासिका, ठीक, और ये अपने शासनकाल में राम टेकरी पहाड़ी के राम मंदिर में बिम्बा जी का एक मूर्ति बनवाती है। काले रंग का मूर्ति है, ऐसा हाथ जोड़ा हुआ, आप कभी जाओगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक, वही रतनपुर के पास एक गांव है रानी गांव, जहां पे रानी तालाब बनवाएगी और साथ ही साथ रतनपुर में संगमेश्वर मंदिर का निर्माण करवाती है। इतना चीज आपको पढ़ना है। एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज है, रतनपुर का जो किला है, उस किले के अंदर में एक लक्ष्मी नारायण मंदिर का भी मूर्ति बनवाती है। लक्ष्मी नारायण मंदिर, ठीक, रतनपुर के किले के अंदर में आप जाओगे तो आपको मिलेगा, रतनपुर किले के अंदर में लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये चार विशेष इनकी निर्माण कार्य है। इतना चीज आपको आनंदीबाई के बारे में पढ़ना है जी। ठीक है, नोट करोगे तो कर लो। क्या होगा देखो, वेंको जी भोसले 1788 से 1811 तक इनका शासन काल है। आनंदीबाई तब 1788 से 1801 के बीच में शासन की। जब वेंको जी भोसले को रतनपुर क्षेत्र दे दिया जाता है रघु जी द्वितीय के माध्यम से, तो वेंको जी बोलते हैं कि नहीं, मैं रायपुर में रहकर ही शासन करूंगा। ठीक है, आप रायपुर में रह करके शासन करोगे तो रतनपुर वाले क्षेत्र को कौन संभालेगा? तो वेंको जी बोलते हैं कि मैं ना एक सिस्टम लेके आया हूं जिसको बोलते हैं सूबा पद्धति। ठीक, सूबा पद्धति, इसे सूबा पद्धति का जनक बोलते हैं, ये ध्यान में रखना। वेंको जी भोसले को सूबा पद्धति का जनक बोलते हैं। वेंको जी बोलते कि मैं ना, बड़े भैया जी, उनके बड़े भैया थे ना रघु जी द्वितीय, एक सूबा पद्धति लेकर के आया हूं। इसमें मैं क्या करूंगा, मैं अपना एक सूबेदार नियुक्त कर दूंगा। ठीक, मेरा इच्छा नहीं है वहां जाने का, मैं अपना सूबेदार नियुक्त करूंगा। वो जो है मेरा साम्राज्य को, या जो भी क्षेत्र मुझे मिला है उस साम्राज्य का वो देख रेख करेगा, वो साम्राज्य को चलाएगा। ठीक, तो बोलते हैं ये भी ठीक है। सबसे पहली बार छत्तीसगढ़ में सूबा पद्धति लागू करने वाला बंदा यही था, वेंको जी भोसले। ठीक, जिसे सूबा पद्धति का जनक बोलते हैं। ठीक, सूबेदार को भेजा जाता था साम्राज्य की देखरेख के लिए। प्रथम सूबेदार के रूप में नियुक्त होकर के आया था महिपत राव दिनकर। ये ध्यान में रखिए आप, महिपत राव दिनकर। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ का प्रथम सूबेदार कौन था? छत्तीसगढ़ का फर्स्ट सूबेदार है ये, छत्तीसगढ़ का फर्स्ट सूबेदार है महिपत राव दिनकर। ध्यान में रखिए, महिपत राव दिनकर को आपको नहीं भूलना है। ठीक, ये आया होता है 1788 में आनंदीबाई से कन्विंस करने के लिए। ठीक, 1788 से 1790 के बीच में सूबेदारी का काम करता है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का प्रथम सूबेदार। इसके शासनकाल में क्या होगा, एक यूरोपीय यात्री आता है। ठीक, यूरोपीय यात्री आएगा, हारेस्टर नाम का एक यूरोपीय यात्री आता है। यूरोपीय यात्री आ रहा है तो क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा जी। ठीक है,
ठीक। इसके शासनकाल में एक फॉरेस्टर नाम का यूरोपीय यात्री आता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, महिपत राव दिनकर को ना दे करके आपको वेंकोजी भोसले बोल देगा ऑप्शन में कि बताइए किसके शासनकाल में फॉरेस्टर नाम का एक यूरोपीय यात्री रायपुर का यात्रा किया था। वेंकोजी भोसले ध्यान में रखना, ठीक है। 1795 ईस्वी के आसपास की बात है। और इसी समय 1795 में भोपाल में दक्षिण छत्तीसगढ़ या बस्तर में एक संघर्ष चल रहा है, भोपाल-पट्टनम संघर्ष। ठीक, वो जो मिस्टर J.T. ब्लंट होता है ना, वो भी इसके दरबार में आया होता है वेंकोजी भोसले के शासनकाल में, छत्तीसगढ़ में रायपुर की यात्रा किया होता है। ठीक, अब देखो वेंकोजी भोसले का मृत्यु हो जाता है बनारस में 1811 ईस्वी में। इसके बाद कोई हमको शासन कोई इसके बाद कोई शासन आता भी नहीं है शासक करने। हमारे छत्तीसगढ़ का जो साम्राज्य है रतनपुर वाला, वो पूरा सूबा पद्धति से चलता है। ठीक, पूरा का पूरा सूबा पद्धति से चलता है। ठीक, ये बात है कब, 1818 ईस्वी में। और इस 1818 ईस्वी तक जितने भी, देखो 1788 से लेकर के 1818 ईस्वी तक जितने भी सूबेदार आएंगे, चाहे वो महिपत राव दिनकर हो, चाहे वो भवानी कालू हो, चाहे वो विट्ठल राव दिनकर हो, कुछ ना कुछ विशेष काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में सूबा शासन कब लागू हुआ, 1788 से चालू हुआ और 1818 ईस्वी तक चला। ठीक, शुद्ध सूबा पद्धति के जनक कौन है, तो वेंकोजी भोसले। आपको इतना चीजें पढ़ना है मराठा शासन काल में। ठीक है जी। ठीक है, इतना चीज आपको पढ़ना है। आगे जो पार्ट 2 जो मैं बनाऊंगा उसमें हम सूबा पद्धति के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर सूबा शासन के थ्रू हमारा छत्तीसगढ़ कैसे चला या क्या क्या उस बीच में क्या रही हुआ। ठीक, सूबा शासन का डेट आप ध्यान में रखिए, 1788 से लेकर के 1818 ईस्वी तक। एक बार लास्ट आप देख लो, वेंकोजी भोसले 1788 से 1811, इन्हें सूबा पद्धति के जन्मदाता या जनक बोलते हैं। प्रथम सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था महिपत राव दिनकर को, और वह छत्तीसगढ़ आए थे 1788 से 1790 ईस्वी के बीच। ठीक, जब ये महिपत राव दिनकर छत्तीसगढ़ का सूबेदार होता है, उस समय रायपुर में एक यूरोपीय यात्री का आगमन होता है जिसका नाम है फॉरेस्टर। ठीक है जी। और जब इसी का शासन काल चल रहा है वेंकोजी भोसले का, तो मिस्टर J.T. ब्लंट, अबे सॉरी 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 मिस्टर J.T. ब्लंट आता है 1795 ईस्वी में, वेंकोजी भोसले के शासन काल में यात्रा किया था छत्तीसगढ़ का। बस इतना आपको मराठा शासन के बारे में पढ़ना है, पार्ट 1 के बारे में। कल मैं आपको बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ में सूबा शासन कैसे लागू हुआ, वो तो मैं आपको बता दिया। सूबा शासन के समय में क्या क्या हुआ था और कौन कौन से सूबेदार आए थे, उन सूबेदारों का नाम यदि आप भूले तो आपका 1 से 2 नंबर माइनस है जी, प्री में भी और मेंस में भी। ठीक, तो इतना चीज आपको मराठा शासन के बारे में पढ़ना है। ठीक, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। हमारे चैनल को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ जो भी वीडियो आपको पसंद आता है उस वीडियो को आप शेयर भी किया कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेकंड रुकिएगा। एक सेकंड बस। ये देखिए, आप ये कुछ क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिए और कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, छत्तीसगढ़ के रतनपुर राज्य पर आक्रमण करने वाला मराठा सेनापति निम्नलिखित में से कौन सा था। ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। 2-4 क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए छोड़ रहा हूँ। आशा करता हूँ यदि आप वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक, मराठों ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया।
1741 ईस्वी में रतनपुर राज्य पर नागपुर के किस भोसला शासक के समय भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जी। है वंश कलचुरी को पराजित करने वाला मराठा कौन थे? भोसला मराठा थे वो। क्वेश्चन आप देखिए, चीजों को समझिए, ठीक। ये जो कथन है ये भी आप मुझे हर एक को कब कमेंट करके बताइए। चलो मैं पढ़ देता हूँ इसको। नागपुर के राजा रघोजी भोसला के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया, क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। रघोजी भोसला के सेनापति थे भास्कर पंत। रतनपुर राज्य की सेना ने मराठों से युद्ध किया था कि नहीं किया था? उन्होंने आत्मसमर्पण किया था, ठीक है। रतनपुर का राजा युद्ध करते मारा गया, ये भी गलत है। तो आंसर केवल एक ही सही है इसमें, ठीक है। दुनिया का ऑप्शन था नहीं, आंसर सिर्फ एक ही सही है। कलचुरी शासन की समाप्ति के बाद इस राज्य में प्रथम मराठा शासक निम्न में से कौन था? ये सारे क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।